अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने पढ़ना है डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। मिसाल के तौर पे बेटा आप लोगों को पता है कि यहाँ पे होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन नंबर को हम लोग जी से डिनोट करते हैं। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसके ऊपर लगा दिया ई पॉजिटिव। अब मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ई इलेक्ट्रॉन है एक, जो कि वेलोसिटी v से इस न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। अब ये वाला जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जो ये वाली अट्रैक्शन की फोर्स है, इसे हम लोग कहते हैं कूलम्ब फोर्स Fc, जो कि बराबर होती है Ge² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। इसी तरह इसके ऊपर एक बाहर की तरफ फोर्स लग रही होती है जिसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वो इक्वल होती है mv² ओवर r। यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मैस m है, वो वेलोसिटी v के साथ इस न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, तो जो इसके अंदर प्रोटॉन है वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही ये अट्रैक्ट करेगा तो ये अट्रैक्शन की फोर्स है, इस अट्रैक्शन की फोर्स को कूलम्ब एक्सप्लेन करता है, जिसे हम लोग कूलम्ब लॉ कहते हैं। ये अट्रैक्शन की फोर्स Fc = G² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन r² के इक्वल होगी, और जो बाहर की तरफ फोर्स लग रही है उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि mv² ओवर r के इक्वल होती है। ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के गिर्द उस वक्त ही रिवॉल्व कर सकेगा जब ये कूलम्ब फोर्स और जो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये दोनों इक्वल होंगी। यानी कि जब कूलम्ब फोर्स बराबर होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, तभी ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रिवॉल्व कर सकता है। अगर ये जो कूलम्ब फोर्स है ये ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन करीब आ जाएगा, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा होगी तो ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से बाहर रिमूव हो जाएगा। इसलिए ये दोनों फोर्सेस जो होती हैं ये इक्वल होती हैं। इस पूरी डेरिवेशन को बोहर ने पेश किया था। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स बेटा एक साइंटिस्ट है, उसने एक लॉ पेश किया जिसे हम लोग कहते हैं कूलम्ब्स लॉ। इस कानून के मुताबिक क्या है कि कोई भी जो अट्रैक्शन की फोर्स लग रही है वो दो चार्जेस के फासले पर, यानी कि एक Q1 और दूसरा Q2, दो चार्ज। फॉर एग्जांपल ये प्रोटॉन है, इसको पॉजिटिव लिख रहा हूँ, और ये इलेक्ट्रॉन है, इसको नेगेटिव लिख रहा हूँ। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो r है। जो इसके दरमियान डिस्टेंस है इसके ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जो कूलम्ब फोर्स है वो दो चार्जेस की अट्रैक्शन के प्रोडक्ट और इनके दरमियान जो फासला है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जब इसको यहाँ से खत्म करेंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसे कहते हैं K, Q1 पॉजिटिव एंड Q2 नेगेटिव डिवाइडेड बाय r²। जबकि जो K है ये इक्वल होता है 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसलिए K की जगह आ जाएगा 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और हमें पता है कि जो Q1 पॉजिटिव है वो किसके इक्वल है, Ge पॉजिटिव, और जो Q नेगेटिव है वो किसके इक्वल है, E नेगेटिव के। r² वैसे का वैसा ही आएगा। अब जब ये मल्टीप्लाई होंगे Ge, चाहे इनके चार्जेस डिफरेंट है लेकिन मैग्नीट्यूड के हवाले से ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और ये बन जाएगा Ge² डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r का स्क्वायर। यानी कि हमारे पास जो अट्रैक्शन की फोर्स, कूलम्ब की फोर्स है वो किसके इक्वल आ गई, Ge² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। और वी नो, हम लोग जानते हैं कि ये जो दोनों फोर्सेस हैं, एक अट्रैक्शन की फोर्स कूलम्ब फोर्स और दूसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों इक्वल होती हैं।
इसलिए इसकी जगह पे आ जाएगा ZE² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R², और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जगह पे आ जाएगा mv² ओवर R। अब ये वाला जो R है ये इधर आएगा, जैसे ये इधर आएगा एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमारे पास बाकी क्या रह जाएगा mv², और इधर क्या रह जाएगा ZE² डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। क्योंकि ये R जैसे इधर आएगा एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ये रह गया। अब हम लोगों ने वैल्यू निकालनी है R की, इसलिए हम R को इधर ले जाएंगे और mv² को नीचे ले जाएंगे। अब R अगर इधर जाता है तो ये पीछे क्या रह जाएगा ZE² नीचे डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में नीचे क्या आ जाएगा mv², यानी कि R इक्वल होगा ZE² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv²। ये हम जाहिर यहाँ पे कर रहा है कि जो R है ये वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितना रेडियस ज़्यादा होगा उतनी वेलोसिटी कम होगी, और जितना रेडियस कम होगा उतनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल छोटी सी मिसाल देता हूँ, अगर इलेक्ट्रॉन करीब मूव कर रहा है तो इसका रेडियस कम होगा, अगर रेडियस कम होगा तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। अगर इसका रेडियस इंक्रीज हो गया, पहले से ज़्यादा रेडियस हो गया, अब अगर रेडियस ज़्यादा हो जाएगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा वैसे वैसे इसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज होती जाएगी। अब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है बोर के एटॉमिक थ्योरी में, उसमें कहा था कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स एंगुलर मोमेंटम वाले ऑर्बिट में मूव करता है, जो कि होती है mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई। अब हम लोगों ने यहाँ पे v की वैल्यू निकालनी है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पे v की हम लोगों ने वैल्यू निकालनी है, तो v इक्वल हो जाएगा nh ओवर 2 पाई, और जो mr है वो इधर नीचे आ जाएगा। अब हम लोगों ने v² की वैल्यू निकालनी है, इसलिए दोनों तरफ हम लोग क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। तो v² किसके बराबर आ जाएगा, n² h² डिवाइडेड बाय 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 पाई² m² और r²। अब इस v² की वैल्यू को ये नंबर 1 में पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ v² इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम लोग इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो r इज इक्वल टू सबसे पहले ZE² डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m। अब v² की जगह वैल्यू लिखेंगे, सबसे पहले n² h² डिवाइडेड बाय, तो डिवाइड होगा ये ऊपर चला जाएगा, इसलिए ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 4 पाई² m² और r²। अब होना क्या है, 1 पाई से 1 पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इसके अलावा 1 m से 1 m कैंसिल हो जाएगा, बाकी वैसा ही रहेगा। बाकी हमारे पास क्या बच गया, ZE² पाई m और साथ में हमारे पास रह गया r² डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट n² और h² r। अब हम लोगों ने इसमें से r की वैल्यू निकालनी है। अब जैसे ही ये r नीचे आएगा तो एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास r रह जाएगा, यानी ये देखिए ये सारा इधर आ गया, एप्सिलॉन नॉट n² h² डिवाइडेड बाय, ये नीचे आ जाएगा ZE² पाई m, ये r उधर ही रहेगा, r² डिवाइडेड बाय ये r इधर आ जाएगा और ये r आ गया। अब रेडियस हमारे पास किसके इक्वल आ गया, एप्सिलॉन नॉट n² ओवर ZE² पाई m। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है
चाहिए थी, जो कि इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द रिवॉल्व करता है। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई r इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट m स्क्वायर h स्क्वायर g e स्क्वायर एंड पाई m। यहाँ पे हम लोग पहुंचेंगे r इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट m स्क्वायर h स्क्वायर g e स्क्वायर पाई m। फॉर एग्जांपल अगर ये हो हाइड्रोजन के लिए, तो हमें पता है कि हाइड्रोजन के अंदर जस्ट 1 प्रोटॉन होता है, तो z बराबर किस हो जाएगा 1 के, तो r इज इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर m स्क्वायर डिवाइडेड बाय e स्क्वायर पाई m। अब हमें पता है कि एप्सिलॉन नॉट h e पाई m ये सारी कांस्टेंट है, तो ये जो कांस्टेंट है एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर डिवाइडेड बाय e स्क्वायर पाई m, इसको हम लोग लॉग कर लेना, और m स्क्वायर जो है ये डिफरेंट होती है। n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट। फॉर एग्जांपल पहला ऑर्बिट है तो n 1 होगा, अगर दूसरा ऑर्बिट है तो n में 2 होगा, तीसरा होगा तो n में 3 होगा। इनकी जब वैल्यू फाइंड करते हैं तो इनकी वैल्यू आती है 0.529 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 मीटर, और साथ में क्या आ जाएगा n स्क्वायर। इसके बाद जो एक एंगस्ट्रम है ये बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के, इसलिए 10⁻⁻10 मीटर की जगह मैं एंगस्ट्रम की लिख सकता हूँ। तो r इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रम यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या आ गया n स्क्वायर। अब हम किसी का भी रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि पहले ऑर्बिट का भी रेडियस फाइंड कर सकते हैं, दूसरे का भी कर सकते हैं। अगर पहले का करना है तो n की जगह हम लोग 1 लिख लेंगे, अगर दूसरे का करना है तो n की जगह हम लोग 2 रख लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग r1 मालूम करना चाहते हैं 0.529 n की जगह 1 का स्क्वायर कर लेंगे, तो ये बराबर है 0.529 एंगस्ट्रम, वही जवाब आ जाएगा। अगर r2 फाइंड करना है तो 0.529 वैसे आ गया, n की जगह आ जाएगा 2 क्योंकि दूसरा ऑर्बिट है, तो आंसर आ जाएगा 2.11 एंगस्ट्रम। इस तरह आप लोग किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस है, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का रेडियस आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद एक और बात बतानी है कि ये देखें, अगर पहला रेडियस इतना है ये r1, तो जो दूसरा रेडियस है जितना ये है ये उतना नहीं होगा, बल्कि जो दूसरा जो ये डिस्टेंस है ये क्या होगा, ज्यादा होगा, तीसरे का होगा वो इससे और ज्यादा होगा। यानी कि जैसे जैसे हम लोग मूव करते जाएंगे वैसे वैसे जो इनका रेडियस है वो क्या, रेडियस में डिफरेंस है वो इंक्रीज होता जाएगा। यानी कि r2 माइनस r1 ये स्मॉल होगा, r3 माइनस r2 ये बड़ा होगा, इसी तरह r4 माइनस r3 इस तरह, यानी कि जैसे जैसे मूव करते जाएंगे वैसे वैसे इनका जो डिफरेंस है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। अब देखिए यहां तक हो गया। अब पहला ऑर्बिट है, हम लोगों ने देखा कि जो रेडियस है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर की। यहाँ पे देखो n स्क्वायर की, जितना मतलब कि नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे उतना रेडियस ज्यादा होगा। अगर फॉर एग्जांपल पहला शेल है, शेल नंबर 1 है, तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसकी जगह क्या आ जाएगा 1, तो आंसर क्या आएगा 1। अगर शेल नंबर 2 है तो r इसकी जगह में 2 रखूंगा तो क्या हो जाएगा 4। यानी कि जो दूसरे शेल का रेडियस है वो पहले शेल के रेडियस से 4 गुना ज्यादा है। इसी तरह अगर हम लोग तीसरे की बात करें तो यहाँ पे r की जगह 3 आएगा तो क्या आ जाएगा 9। तो जो तीसरा शेल है वो पहले शेल से 9 गुना ज्यादा बड़ा है। इस तरह मतलब कि जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनका रेडियस भी बढ़ता जाएगा। और ओवरऑल ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये किस तरह होना है किस तरह नहीं होना।